हेलो, मैं हूं सरताज। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रगल टुवर्ड्स फ्रीडम क्लास 5 का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रीडम किसके लिए और स्ट्रगल किससे। उसके बाद उसी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। खैर आज भी है, लेकिन अब बहुत कुछ लुट गया है। तो इंडिया वॉज नोन एज, यहाँ पे क्या होगा, गोल्डन बर्ड। क्या होगा? गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये कमेंट में आप बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी। ठीक है, आप मुझे कमेंट बताइएगा अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो, और अगर नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ पहले वीडियो देख लीजिए। हमने ये भी आपको बताया था कि एग्रेरियन इकोनॉमी क्या होता है। एग्रेरियन इकोनॉमी, चलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं ऐसी इकोनॉमी, यानी कि पैसे का जो आना है मार्केट में वो ज़्यादातर कहाँ से है? किसान से, एग्रीकल्चर से। हमारे यहाँ 80% लोग वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। ज़्यादातर लोग किसान हैं, पढ़े लिखे नहीं है तो किसान है बेचारे। तो ज़्यादातर पैसे उनका वहीं से आता है। कुछ पैदा करेंगे, उसको ला के बेच देंगे, फिर कुछ पैसे कमा लेंगे, उससे फिर अपना काम चला लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। आज बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि एक स्ट्रगल हुआ था जिसका नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवोल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या उसका कारण था। कारण हम लोग कह सकते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो उसमें तरह तरह का टैक्स लेना शुरू कर दिया, और वहाँ से वो बिज़नेस के लिए आई थी। यहाँ पे जो लोग हाथ से कपड़े बनाते थे वो थोड़ा महंगा होता था। सपोज़ कर लीजिए कि आप कोई चेयर बना रहे हैं हाथ से, तो काफ़ी मेहनत करना होगा आपको। आपको कई दिन लगाने होंगे तो जाके एक चेयर तैयार होगा। लेकिन इंग्लैंड में मशीन थी, तो वो मशीन के ज़रिए चेयर, दो जो आप चेयर 10 दिन में तैयार कर रहे हैं वो सिर्फ एक दिन में तैयार कर रहे हैं। क्यों? मशीन की वजह से। और जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती है उसमें उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। तो मशीन से जो चीज़ें तैयार की जाती हैं उसकी फिनिशिंग भी अच्छी हो जाती है, कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो वो लोग क्या करते थे कि यहाँ से सामान लेके जाते थे, रॉ मटेरियल, कच्चा सामान यहाँ से लेके जाते थे, वहाँ पे गुड्स तैयार कर लेते, फिर वहाँ से जो फिनिश्ड गुड है वो यहाँ ले आते और यहाँ बेचते थे, और अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। लेकिन उनकी नीयत साफ़ नहीं थी। वो धीरे धीरे यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिए। ठीक है, वो उन्होंने अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दी। ठीक है, और आर्मी बना करके और रूल करना शुरू कर दिया। कहा, ये किसानों को ये कहने लगे कि जो मैं कह रहा हूँ वही पैदा करो, अपनी मर्ज़ी से अब कोई अनाज पैदा नहीं होगा, और जितना टैक्स मांग रहे हो उतना दो। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान किया। जो इंडियन किसान थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ? ये वजह नहीं था कि किसान परेशान थे तो किसानों ने रिवोल्ट कर दिया, नहीं, ये वजह नहीं था। एक ग्रीज, एक तरह का एक मशीन है, गन है। ठीक है, गन है, और वो गन में, उसका गन मैं नाम भी लेता हूँ, ली इनफील्ड राइफल। उसका नाम है ली इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल, ली इनफील्ड राइफल, ये एक तरह का राइफल है। इसमें जो वो कार्ट्रिज जो लगाया जाता है, तो कार्ट्रिज इस तरह से करना होता था कि उसको कार्ट्रिज वाले खोलना होता था। खोलता कैसे था इंसान? दांत से। ठीक है, जैसे दांत से ऐसे खींचना पड़ता था, उसमें ग्रीस भी लगा होता था। तो वो ग्रीस पहले आम तौर पे ऐसी ग्रीस लगा दिया जाता है, आलू का या कोई और सब्ज़ी वगैरह का बनाया जाता है वो ग्रीस, उसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके दांत में चला भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक र्यूमर किसी ने फैला दिया कि वो जो ग्रीस बना हुआ है वो पिग का या काऊ के चर्बी से बना हुआ है, इसके फैट से बना हुआ है। अब देखिए, ये धीरे धीरे इतना ज़्यादा तेज़ी से फैल गया ये र्यूमर। ये बेसिकली र्यूमर था, ये इसमें हकीकत कुछ नहीं था। ये क्या था? र्यूमर। र्यूमर किसे कहते हैं? र्यूमर कहते हैं गलत फहमी को।
ठीक है ना, गलत फहमी, ये गलत फहमी फैल गई और बहुत तेज़ी से। अब गलत फहमी फैल गई तो अब क्या हुआ कि जो मुसलमान इस आर्मी में काम कर रहे थे उनको भी पिग की चर्बी को ऐसे दांत से लगाना पड़ता था, तो उनको बहुत बुरा लगा कि भैया ये तो हमसे होगा ही नहीं। और जो हिंदू थे, हिंदू भाई जो थे, उनको गाय के चर्बी से बहुत नफरत था, वो लोग गाय को माता मानते हैं। तो हिंदू और मुसलमान दोनों को यहाँ पे सेंटिमेंट हर्ट हो गया, है ना। उनकी जो वो आस्था है, जो उनका मानना है, उस पे ठेस पहुंचा। और उसके ठेस पहुंचने से जितने भी आर्मी हिंदू और मुसलमान थे, ज़्यादा तो इंडियन आर्मी थे उसमें, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो लोग इस काम को करने से मना कर दिए, बल्कि मना ही नहीं किए बल्कि गुस्सा भी हो गए। इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए कि कुछ लोगों ने, जो आर्मी में थे, कुछ लोग वहाँ से भाग गए। कुछ लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे जो मौजूद थे वो अंग्रेज़ ऑफिसर जो मौजूद थे उनको मार दिया। एक मंगल पांडे एक सोल्जर थे, इंडियन सोल्जर थे जो ब्रिटिश में काम करते थे। वो 29 मार्च 1857 को, मैं लिख देता हूँ डेट, 29 मार्च 1857, इन्होंने क्या किया, इनको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि एक ब्रिटिश ऑफिसर को, बहुत बड़े ऑफिसर था कोलकाता में, उन्होंने गोली मार दिया कि ये काम मुझसे नहीं करा सकते तुम, चलो ठीक है मुझसे मजदूरी करा लो, तुमसे और कोई काम करा लो, लेकिन गाय की चर्बी को हम मुंह लगाएंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसी तरह से कुछ मुसलमान थे जो कहते हैं कि भाई कुछ भी कर लेंगे, हम भीख मांग सकते हैं, लेकिन पिग के चर्बी को हम मुंह नहीं लगा सकते, ठीक है ना, हम तो पिग को छू भी नहीं सकते, मुंह लगाने तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ये दोनों का सेंटिमेंट हर्ट हो गया, जिसकी वजह से मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक कोलकाता में एक ऑफिसर को गोली मार दिया। और गोली मार दिया तो अब अंग्रेज़ जो थे हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, हम लोग नंबर में ज़्यादा थे और उन लोग नंबर और टेक्नोलॉजी दोनों में ज़्यादा थे। हालांकि इंडिया में सब के सब मौजूद नहीं थे, वो इंग्लैंड से उनका सब कुछ होता था, उनके हेड ऑफिस जो था इंग्लैंड ही में था। तो क्या किया, उन लोग पढ़े लिखे भी ज़्यादा थे, दिमाग भी उनके पास ज़्यादा था, और उनके पास मशीन थी, बहुत अलग अलग तरह की मशीन थी। तो उस रिवोल्ट को उन्होंने दबाने की कोशिश किया। तो उस वक्त एक मुग़ल का एक राजा थे जिसका नाम था बहादुर शाह ज़फ़र, उनको कहा गया कि भाई आप कमांडर इन चीफ़ रहो। कमांडर इन चीफ़ का मतलब ये है कि जो आर्मी का कमांडर होता है वो तुम बन जाओ, तुम समझाओ लोगों को कि ऐसा नहीं है, गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रियलिटी नहीं है कि इसमें चर्बी है, इसमें किसी तरह की कोई चर्बी नहीं है। लेकिन वो भी बहुत नाकाम हो गया। तो ये रिवोल्ट जो है धीरे धीरे बहुत सारे लोगों में फैलना शुरू हो गया। कहाँ कहाँ किस में फैला, ये जो सबसे पहले तांतिया तोपे, एक तांतिया तोपे, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए रिवोल्ट के बारे में। जैसे इन्होंने ये वो उसके बारे में इन्होंने सुना कि भाई इसमें चर्बी मिला हुआ है, तो ये खफा हो गए, नाराज़ हो गए। उसके बाद एक आपने सुना होगा लक्ष्मीबाई का नाम, लक्ष्मीबाई, ये भी रानी थी, कहाँ की, झांसी की। तो ये भी नाराज़ हो गई, है ना। उसी तरह से एक और नाम बताता हूँ मैं आपको, नाना साहब, नाना साहब, ये कहाँ के थे, कानपुर। उसी तरह से हज़रत महल, बेगम हज़रत महल, ये आपको याद रखना है, बेगम हज़रत महल, ये कहाँ, अवध। तो इस तरह से पूरी इंडिया में ये धीरे धीरे आग फैलना शुरू हो गया कि इंडियन आर्मी से इस तरह का काम करवाया जा रहा है ना, जिसको हम बहुत बुरा मानते हैं उसको मुंह में लेने की बात की जा रही है। तो ये धीरे धीरे जो है पूरे आग जो है पूरी इंडिया में फैल गया बुरी तरह से। और जब फैला तो इतना अफरा तफरी हुआ कि कुछ लोग में जो प्रिजनर थे, बहुत सारे प्रिजनर जेल में, बहुत सारे इंडियन ही बंद थे,
तो कोई गया, उसका जो प्रिजनर का जो देखभाल करता है उसको गोली मार दिया, सारे प्रिजनर को कहा कि बाहर हो जाओ, भाग जाओ यहाँ से। ऐसे हो गया। फिर उसी तरह से जहाँ जहाँ भी अंग्रेज़ मिल गए उनको मारना शुरू कर दिया। ठीक है ना, नंबर में तो इंडियन ज़्यादा थे और अंग्रेज़ नंबर में कम थे। तो ये होते होते क्या हुआ कि ये लड़ाई बिल्कुल भारी भरकम हो गया। मतलब कि बहुत ही ऐसी लड़ाई हो गई कि अब मतलब कि उनको ये नौबत आ गई कि उनको छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन छोड़ के भाग जाते वो लोग, लेकिन हुआ ऐसा कि कुछ इंडियन जो समझ गए, जो पढ़े लिखे थे, समझ गए कि नहीं इसमें तो ऐसा है नहीं, ये तो र्यूमर है ना, तो गलतफहमी है। तो लोग उसका साथ भी देने लगे। किसका? अंग्रेज़ों का। और सिर्फ एक दो नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ देना शुरू किया। हाँ कोई बात नहीं है, ये तो गलतफहमी है। तो इससे क्या हो गया कि कुछ राजा इंडिया में जो इंडियन राजा थे वो उसके साथ हो गए, अंग्रेज़ों के साथ हो गए। और अंग्रेज़ों का साथ हो जाने की वजह से अंग्रेज़ का वो धीरे धीरे उस पर कंट्रोल पा गए। वरना अगर सब इंडियन मिल करके, सारे जो राजा थे सब मिल करके लड़ते उसी वक्त, तो अंग्रेज़ उसको उसी वक्त भाग जाना पड़ता। 1857 में ये अंग्रेज़ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कुछ कहने लगे कि नहीं, कुछ लोग इधर हो गए, कुछ लोग उधर हो गए, बट गए, है ना। कुछ कहने लगे कि नहीं भाई र्यूमर है, र्यूमर से क्या होना है। और कुछ कह रहे कि नहीं र्यूमर हो चाहे कुछ भी हो, तुमको यहाँ से जाना होगा। तो कुछ ऐसे कह रहे थे और कुछ कह रहे थे कि भाई ये र्यूमर है तो र्यूमर का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ऐसे होने की वजह से क्या हो गया कि रिवोल्ट धीरे धीरे, और अंग्रेज़ तो बहुत चालाक थे, अंग्रेज़ों ने क्या किया, उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया। यानी कि उसको आराम से उस रिवोल्ट को दबा दिया, है ना। और जब रिवोल्ट को दबा दिया तो उन्होंने क्या यूज़ किया, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड, थोड़ा सा गलत हो गया, डिवाइड एंड रूल, बांटो और रूल करो। तो हिंदू मुसलमान शुरू से यहाँ पे ज़्यादा थे, हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराओ और उस पर रूल करो, राज करो। तो इस तरह से हो गया। तो अगर हम कहें कि रीज़न इस रिवोल्ट का फेल होने का क्या रीज़न है, तो रिवोल्ट का फेल होने का असल रीज़न ये है कि कुछ इंडियन ऐसे थे जो अंग्रेज़ों का ही साथ देना शुरू कर दिया। अब जब कुछ अंग्रेज़ों का साथ मिल जाएगा इंडियन का, तो ऑब्वियसली वो रिवोल्ट फेल होता जाएगा। और वैसे ही हुआ। कुछ इंडियन ऐसे थे जो अंग्रेज़ का साथ देने लगे, है ना। इंडियन लीडर का साथ नहीं दे रहे थे बल्कि अंग्रेज़ों का साथ दे दिया। इसके वजह से वो जो रिवोल्ट है वो फेल हो गया। दूसरा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी कर रही थी। तो इंग्लैंड की जो रानी थी उन्होंने कहा कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, यानी कि तुम इंडिया में राज नहीं कर पाओगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि इंग्लैंड की रानी चला रही थी, इंग्लैंड की रानी ने रूल बदल दिया। कहा यह कि नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा, अब से वहाँ के जो किंग हैं वही रूल करेंगे, लेकिन हम यहाँ से एक वाइसराय बनाएंगे, वाइसराय, और वाइसराय के अकॉर्डिंग वो रूल करेंगे। यानी कि रूल अब किसके हाथ में चला गया, इंग्लैंड के हाथ में। पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। एक कंपनी क्या है, कंपनी भी हालांकि इंग्लैंड की ही थी, लेकिन इंग्लैंड कंपनी में क्या होता है, कंपनी का जो मालिक है, कंपनी का जो वर्कर है, वो अपने आप को बड़ा आदमी समझता है। लेकिन जैसे ही कंपनी को उस रानी ने कहा कि अब तुम्हारे अंडर में नहीं रहेगा बल्कि अब हमारे अंडर में रहेगा और हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, तो अब कंपनी भी थोड़ा सा उसका डीमोटिवेट हो गई और इंग्लैंड की रानी ने वाइसराय का सिलेक्शन शुरू कर दिया और ये कह दिया कि जो इंडिया में जो राजा है वो ऑलरेडी वैसे ही रूल करेंगे जैसा वो चाहते हैं, लेकिन वाइसराय का अपॉइंटमेंट होगा, है ना, और वो और वहाँ के राजा मिल करके काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया, है ना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा जो अत्याचार कर रही थी वो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ये बहुत देर तक कम नहीं हुआ। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या हुआ, आखिर में कैसे वाइसराय आए और किस तरह से वाइसराय ने चेंज किया रूल्स को, रेगुलेशन को, और किस तरह से बदतमीज़ी किया इंडियन के साथ, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग जो नेक्स्ट में पढ़ेंगे
हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। सोशल रिफॉर्मर के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में बताया था। सोशल रिफॉर्मर क्या होता है? जो समाज में जो कुछ बुराई है उसको बुराई को हटाना चाहता है, और किस माध्यम से? एजुकेशन के ज़रिए। उसे हम लोग सोशल रिफॉर्मर कहते हैं। हम लोग ने सर सैयद अहमद ख़ान, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस तरह से और भी हैं रिफॉर्मर, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, और दयानंद सरस्वती हैं। ये सब भी बहुत बड़े रिफॉर्मर रहे हैं, जिन्होंने सती प्रथा क्या होता है? सती प्रथा कहते हैं कि अगर मियाँ बीवी में अगर किसी का शौहर मर गया, इंतकाल कर गया, तो उसी के चीता के साथ उसकी बीवी को भी जला दिया जाता था जिंदा। तो ये एक सती प्रथा था, जो कि अच्छी बात नहीं थी। चाइल्ड मैरिज है ना, बचपन में ही शादी कर दी जाती थी। 10 साल का हुआ बच्चा बच्ची, उसको शादी कर दिया गया। तो इसके खिलाफ थे वो लोग। ये जो राजा राम मोहन रॉय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, और दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब क्या थे? ये सब कहते थे कि हमारे समाज में ये सब बहुत गलत बातें हैं, और जब तक इसको हम हटाएंगे नहीं तब तक हमारा समाज बढ़ नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये सब एक सामाजिक बुराई के तौर पे लोग देखते थे। तो इनको हम कहते हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर, है ना। सोशल भी रिफॉर्मर कहते हैं और रिलीजियस रिफॉर्मर भी कहते हैं। तो 2 रिफॉर्मर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए थे। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ और रिफॉर्मर के बारे में जाना है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एंड सर सैयद अहमद खान। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब यूनिटी ना होने की वजह से रिवॉल्ट क्या हुआ? 1857 का रिवॉल्ट ख़त्म हो गया। मैंने कुछ लोग गुस्सा किए, लड़ाई झगड़ा हुआ, दंगा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये ख़त्म हो गया। मतलब आखिर में अंग्रेज़ ही जीत गए। लेकिन फिर हम देखेंगे कि किस तरह से नेशनलिज़्म, मतलब कि हर इंडियन 2 इंडियन भाई होते हैं, तो उस तरह से नेशनलिज़्म कैसे डेवलप किया और आगे क्या हुआ, ये इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपके लिए होमवर्क है, पिछले वीडियो में मैंने होमवर्क नहीं दे पाया था। आपको कुछ कमेंट में करके बताने हैं कि इंडिया पहले क्या कहलाता था, और एक चीज़ और कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी। ये 2 आपको कमेंट में बता देना है। और ये है कि व्हाट आर द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट 1857। 1857 का रिवोल्ट का क्या कारण है? नेम सम लीडर हु पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट। कुछ ऐसे लीडर्स का नाम बताना है जो रिवोल्ट में शामिल हुए थे। और वाई द रिवोल्ट फेल्ड, और रिवोल्ट क्यों फेल हो गया उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।